दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक डेटिंग ऐप टिंडर को अपने काले इरादों का हथियार बनाया। जी हाँ, राजस्थान की प्रिया सेठ, एक ऐसी शातिर अपराधी जिसके कारनामों ने सबको हिलाकर रख दिया। इस लड़की ने इंटरनेट और टिंडर का इस्तेमाल करके न सिर्फ लाखों रुपए कमाए, दुष्यंत नाम का एक आदमी का मर्डर भी किया और एक ऐसी दुनिया बनाई जहां उसके जूते 80,000 के और कपड़े हजारों के थे। लेकिन जब उसके काले कारनामों का पर्दा उठा तो हर कोई सन्न रह गया। आखिर प्रिया सेठ ने ऐसा क्या किया? दुष्यंत मर्डर केस का उससे क्या कनेक्शन था और कैसे हुआ इस खौफनाक कहानी का खुलासा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। साल 2018। बाहर से मासूम लेकिन अंदर से चालाकी का तूफान। प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के छोटे से शहर फालना में हुआ था। एक मिडिल क्लास परिवार जहां प्यार और सादगी के साथ जिंदगी चल रही थी। लेकिन प्रिया के सपने इस छोटे शहर से कहीं बड़े थे। पढ़ाई में तेज, 10वीं में 90% और 12वीं में 85% नंबर लाकर उसने अपने माँ बाप का सीना चौड़ा किया। खूबसूरती ऐसी कि लोग उसे देखते ही रह जाएं। माता पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। इसीलिए 12वीं के बाद उसे आउटसोर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए जयपुर भेज दिया गया। लेकिन जयपुर की चमकदमक ने प्रिया को जैसे जादू कर दिया। बड़े बड़े लोग, उनकी लग्जरी गाड़ियां और शानदार लाइफस्टाइल, प्रिया ने ठान लिया कि ये सब उसका भी होगा। चाहे जो करना पड़े, उसे जल्दी से बहुत सारा पैसा चाहिए था। और यहीं से शुरू हुआ उसका वो काला सफर जिसने उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया। प्रिया एक छोटे से शहर से आई थी जिसके मुकाबले जयपुर उसके लिए काफी नया और मॉडर्न था। यहाँ के लोगों का रहन-सहन और स्टाइल देखकर प्रिया को अब छोटा सा शहर बुरा लगने लगा था। वो इस नए शहर की चकाचौंध में इस कदर खो चुकी थी कि अब वह सब कुछ हासिल करना चाहती थी। यहाँ तक कि जब वो अमीर लोगों को उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते देखती थी तो उसे लगता था कि यह सब मेरे पास भी होना चाहिए। इसलिए वह किसी भी कीमत पर और बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन परिवार मिडिल क्लास था जो प्रिया को महीने भर के खर्च के लिए 20,000 रुपए ही भेज पाता था। और अब यह 20,000 रुपए प्रिया के लिए काफी नहीं थे। इसलिए इसने ज्यादा पैसे कमाने की चाह में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन प्रिया जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तब उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा था, जिसके बाद प्रिया ने फौरन उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया। और तब उसे पता चला कि यह एक एजेंसी का नंबर है जो लड़कियों का बिजनेस करती थी। एजेंसी वाले ने प्रिया से कहा कि अगर वह कॉलेज की जवान और खूबसूरत लड़कियों को उनके पास लेकर आएगी तो इसके बदले वह लोग उसे बहुत सारे पैसे दे देंगे। यह सुनकर पहले तो प्रिया ने इस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन जब पैसों का नशा उसके सिर पर चढ़कर बोला तो उसने इस बिजनेस में उतरने की ठान ली और वह एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी के लिए काम करने लग गई। साथ ही वह कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर इस काम में जोड़ने लग गई, जिसके बदले में प्रिया को काफी सारे पैसे मिल जाते थे। जिस लड़की को माँ बाप ने भरोसा करके जयपुर पढ़ने के लिए भेजा था, वही लड़की अब एस्कॉर्ट सर्विस का बिजनेस करने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी थी। सिगरेट शराब पीना तो जैसे प्रिया के लिए आम बात हो गई थी। इसी तरह कुछ टाइम तक प्रिया ने अलग अलग कंपनियों के लिए काम किया और जब इस बिजनेस को हैंडल करने का पूरा तरीका उसे पता चल गया तो उसने अपनी ही एस्कॉर्ट कंपनी की वेबसाइट साल 2014 में लॉन्च कर दी। लेकिन ये वेबसाइट प्रिया ने लोगों को लड़कियां उपलब्ध करवाने के लिए लॉन्च नहीं की थी, बल्कि ये साइट तो उसने लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। दरअसल जब कोई कस्टमर इस वेबसाइट के जरिए प्रिया को कॉल करता था तो वह उसके सामने कई लड़कियों की फोटोज रख देती थी। और जब कस्टमर उनमें से किसी एक लड़की को पसंद कर लेता था तब वह उससे पैसों की बात करती थी और एक लड़की की कीमत एक रात के लिए करीब 25,000 से 30,000 तक बताती थी। हालांकि ज्यादातर कस्टमर प्रिया को ही पसंद किया करते थे क्योंकि वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसलिए जब सब कुछ फाइनल हो जाता था तब वह कस्टमर को मिलने के लिए बुलाती थी यार, और बड़े प्यार से बात करके उससे एडवांस में ही सारे पैसे ले लेती थी। फिर कहती बस पैसे कार में रख दो और खुद चुपके से गायब। बेचारा कस्टमर उसका इंतजार करता रह जाता था
और प्रिया मजे से अगले प्लान में लग जाती थी। देखते देखते इसकी चालाकी ने इतने लोगों को फंसाया कि इसके पास पैसों का ढेर लग गया। और यार, अब प्रिया के शौक भी कुछ कम नहीं थे। ये 30,000 से 50,000 के जूते पहनती थी और कपड़े वो तो हजारों के। इसका महीने का पर्सनल खर्च 2 से 3 लाख के पार चला जाता था। और ये सारा पैसा वो उन बेचारों का जिन्हें प्रिया ने ठगा था। अब मजे की बात ये कि किसी ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत तक नहीं की थी, तो प्रिया भी सोच रही थी चलो मजे ही मजे। लेकिन 2014 में उसकी चालाकी एक शख्स पर भारी पड़ गई। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर प्रिया के खिलाफ शिकायत ठोक दी। बस प्रिया को धर लिया गया। मगर ये क्या, कुछ ही दिनों में वो जेल से छूट गई और फिर से उसी ठगी के धंधे में लग गई। जेल से निकलने के बाद तो प्रिया की हिम्मत जैसे दोगुनी हो गई। उसी साल यानी 2014 में इसने ऐसा कारनामा किया कि सुनकर हंसी भी आएगी और हैरानी भी। एक बार ये एटीएम से पैसे निकालने गई, लेकिन निकालने का तरीका देखो, गैस कटर लेकर एटीएम की तिजोरी ही काटने लगी। पास से गुजर रहे लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को बुलाया। प्रिया फिर पकड़ी गई, लेकिन इस बार भी कुछ महीने जेल में बिताकर बाहर आ गई और फिर से अपने पुराने धंधे में जुट गई। फिर आया 2015 और प्रिया को ठगी का नया फंडा मिल गया। उस वक्त टिंडर डेटिंग ऐप लोगों के बीच छाया हुआ था। लोग मस्तीमजे के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे और प्रिया ने सोचा यार ये तो मेरे लिए पक्का मौका है। बस उसने टिंडर को अपना नया अड्डा बना लिया। पहले कुछ दिन लोगों से चैट, दोस्ती, फिर मिलने का प्लान। और जब कोई शख्स इसके जाल में पूरी तरह फंस जाता तो प्रिया उसके साथ कुछ अश्लील फोटोज खिंचवाकर रख लेती। फिर शुरू होता था ब्लैकमेल का खेल। इस तरह वो लाखों रुपए ठग लेती थी। टिंडर अब प्रिया की कमाई का नया जरिया बन चुका था। और हाँ, ये सिर्फ 35 से 45 साल के अमीर और शादीशुदा मर्दों को ही टारगेट करती थी, क्योंकि वो बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं जाते थे। प्रिया जितना पैसा मांगती वो चुपचाप दे देते। इसी तरह 2018 में प्रिया ने एक 45 साल के बैंक मैनेजर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया। दोनों लिव-इन में रहने लगे। बेचारा मैनेजर सोच रहा था ये तो मुझसे प्यार करती है, उसने प्रिया पर लाखों रुपए लुटा दिए। लेकिन कुछ महीनों बाद प्रिया ने अपना असली रंग दिखाया। उसने मैनेजर को ब्लैकमेल किया, तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, अब 10 लाख रुपए दो वरना दुष्कर्म का केस कर दूंगी। लेकिन इस बार प्रिया की चाल उल्टी पड़ गई। मैनेजर ने फटाफट पुलिस को सारी बात बता दी। और चूंकि प्रिया के खिलाफ पहले से ही कई केस चल रहे थे, पुलिस ने सबूत जुटाकर उसे धर लिया। 1 महीने जेल में रही, फिर बेल पर बाहर आई। लेकिन यार, प्रिया में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने टिंडर पर फिर से शिकार ढूंढना शुरू किया। इस बार उसकी बात एक विवान कोहली नाम के लड़के से हुई, जिसने बताया कि वो दिल्ली का बिजनेसमैन है। प्रिया को तो अमीर लोग ही भाते थे, सो दोनों की चैट से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर 2018 के फरवरी में टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात 21 साल के दीक्षांत से हुई, जो मुंबई का मॉडल और प्रोड्यूसर था। प्रिया ने इसे भी अपने जाल में फंसा लिया। दीक्षांत तो इसके प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने मुंबई छोड़कर जयपुर में किराए का अपार्टमेंट ले लिया। दोनों ने सोसाइटी में अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताया। दीक्षांत के अपार्टमेंट के पास ही उसका 20 साल का दोस्त लक्ष्य भी रहता था। इस बार तो प्रिया को भी दीक्षांत से सच्चा प्यार हो गया था। दोनों लिव-इन में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब प्रिया को पता चला कि दीक्षांत 10 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसने उसे पहली बार प्रिया ने दीक्षांत को विवान कोहली के बारे में बताया, जिससे उसकी मुलाकात टिंडर पर हुई थी। उसने दीक्षांत से बड़े चिल अंदाज में कहा, यार तू कर्ज की टेंशन मत ले, मैं इस तथाकथित बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल या किडनैपिंग से पैसे वसूल लूंगी। बस तेरा कर्ज चुटकियों में उतर जाएगा। प्रिया ने इस प्लान में दीक्षांत के साथ साथ उसके दोस्त लक्ष्य को भी शामिल कर लिया। सब कुछ पक्का करने के बाद प्रिया ने विवान को जयपुर बुलाया और वो तो उसकी एक आवाज पर टपक पड़ा। अब यहाँ मजे की बात, विवान कोहली नाम का कोई बंदा था ही नहीं। असल में वो था दुष्यंत शर्मा, जयपुर का ही रहने वाला, जो एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में मैनेजर था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और एक 2.5 साल का बेटा भी था। लेकिन टिंडर पर इसने अपने आप को विवान कोहली, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन बनाकर प्रिया को इम्प्रेस किया था। तो 2 मई 2018 की शाम
करीब 7 बजे दुष्यंत अपनी पिता की ऑल्टो कार लेकर शिवपुरी एक्सटेंशन वाले घर से प्रिया से मिलने निकल गया। घर वालों ने पूछा, कहाँ जा रहा है? उसने कूल अंदाज में बोला, बस काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और बस निकल लिया। लेकिन रात 9 बजे तक जब वो वापस नहीं आया तो उसके पापा ने फोन मिलाया। कॉल कट गया। फिर 10 बजे उसकी पत्नी ने कॉल किया तो इस बार दुष्यंत ने फोन उठाया और बोला, यार कंपनी का एक ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला बड़ा है, 8 से 10 लाख का जुर्माना मांग रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा मामला सुलझाने में, इतना कहकर फोन काट दिया। घर वाले सोचने लगे, ठीक है, देर से ही सही, आ तो जाएगा, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुबह हो गई। फिर 3 मई 2018 को सुबह 9:45 में दुष्यंत ने अपने पापा को कॉल किया। घबराते हुए बोला, पापा, ये लोग जितने पैसे मांग रहे हैं जल्दी दे दो वरना ये मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि उसके पापा कुछ बोल पाते, एक लड़की ने फोन छीन लिया और बोली, सुन, तुझे 20 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में डाल दे वरना इसका काम तमाम। दुष्यंत के पापा ने कहा, अभी मेरे पास 10 लाख नहीं हैं, लेकिन 1 घंटे में 3 लाख जमा कर सकता हूं। लड़की ने टकासा जवाब दिया, 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और फोन कट। दुष्यंत के पापा फटाफट बैंक भागे और वहां से 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांजैक्शन की रसीद भी भेज दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो बुरी तरह घबरा गए। सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटे के गायब होने से लेकर फोन कॉल तक की सारी बात बताई। पुलिस ने भी टाइम वेस्ट न करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन शुरू में कुछ हाथ नहीं लगा। इधर दुष्यंत के घरवाले रो रो कर बुरा हाल थे। तभी 3 मई की रात को झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से रामेश्वर शर्मा यानी दुष्यंत के पापा के पास फोन आया। पुलिस ने कहा, SMS हॉस्पिटल आ जाओ, एक लाश मिली है। रामेश्वर जी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था, चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन रामेश्वर जी ने अपने बेटे की लाश को उसके सामान से पहचान लिया। पुलिस अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट गई कि दुष्यंत को इतनी खौफनाक मौत किसने दी। सबसे पहले उन्होंने दुष्यंत के फोन को ट्रेस किया। पता चला कि एक नंबर से वो कई दिनों से बात कर रहा था। उस नंबर की लोकेशन भी मिल गई। पुलिस उस जगह पहुंची तो प्रिया और दीक्षांत का नाम सामने आया। पुलिस ने दिन रात एक करके उनकी तलाश शुरू की और आखिरकार 4 मई की सुबह गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड दीक्षांत को धर लिया गया, जो शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे। फिर लक्ष्य को भी पकड़ लिया गया क्योंकि वो भी इस प्लान में शामिल था। पूछताछ शुरू हुई और प्रिया ने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि 2 मई की शाम को उसने दुष्यंत को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। फिर उसे अपने अपार्टमेंट ले गई जहां दीक्षांत पहले से तैयार बैठा था। उसने दुष्यंत को पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिए और फिर उसे मारने लगे। इसी बीच प्रिया ने दुष्यंत का पर्स टटोला और वहां से उसका ID कार्ड निकला। अब देखो उसमें विवान कोहली कहा। नाम था दुष्यंत शर्मा। बस प्रिया को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये तो मुझे बेवकूफ बनाकर अमीर बिजनेसमैन बन रहा था और असल में एक साधारण सा मैनेजर है। गुस्से में प्रिया ने दीक्षांत को बोला, बस अब इसका काम तमाम कर दो, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। दीक्षांत ने पहले तो दुष्यंत का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो मरा नहीं तो प्रिया दौड़कर किचन से चाकू ले आई। उसने चाकू दीक्षांत को थमा दिया और फिर दीक्षांत ने दुष्यंत के गले पर 10 से 15 बार वार कर डाले। बस दुष्यंत की कहानी वहीं खत्म। अब इन लोगों ने सोचा, अब इस बॉडी का क्या करें। प्रिया ने फटाफट बाजार से एक ट्रॉली बैग खरीदा। फिर तीनों ने मिलकर दुष्यंत की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उस बैग में ठूंसकर आमेर की पहाड़ियों के पास फेंकाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन यानी 3 मई को पुलिस को वही ट्रॉली बैग मिल गया और बस यहीं से सारा कांड खुल गया। पुलिस ने प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को धर दबोचा। पूछताछ में सारा राज खुल गया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, प्रिया सेठ की इस कहानी से एक बात तो साफ है, लालच और गलत रास्तों की चमक इंसान को कहां से खा ले जा सकती है। टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स मजे के लिए हैं, अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए है।
लेकिन इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया में हर कोई वो नहीं होता जो दिखता है। किसी के झांसे में आने से पहले अपने दिमाग की खिड़की खुली रखो। और हाँ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। गलत रास्ते चुनने से पहले अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा सही रास्ता चुनो।